नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण मजाक सा बन गया है। मजाक सा इसलिए बन गया है कि जहां चुनाव आयोग अपना रिकॉर्ड बनाने में लगा है कि वो कितनी जल्दी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर लेता है, जितने भी फॉर्म हैं उनको इकट्ठा करके वो लाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा कर सकता है और दिखा सकता है कि जो 25 जुलाई की तारीख रखी गई थी उससे पहले ही उसने अपना ये सारा काम कर लिया। लेकिन ज़मीन पर, धरातल पर जिस तरीके से ये फॉर्म लिए जा रहे हैं, ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनको देखकर यही कहा जा सकता है कि ये मजाक बन गया है। विपक्ष भी ये कह रहा है कि किस तरीके से इस गहन मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को चुनाव आयोग ने सरकार के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मजाक बना दिया है। लेकिन ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी सीधे तौर पर ये बता रही हैं कि ये पूरी प्रक्रिया मजाक बनकर रह गई है। खेतों में बैठकर बीएलओ इसका फॉर्म भरवा रहे हैं, गांव में जाने की बजाय एक ही जगह बैठकर न तो किसी को उसका दिया जा रहा है, रिसीविंग दिया जा रहा है, और उसमें अधूरे फॉर्म लिए जा रहे हैं और उनको अपलोड किया जा रहा है, न कहीं पर किसी का सिग्नेचर नहीं है। ये सारी खामियां दिखाई पड़ रही हैं और एक दो जगह नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग जगहों पर, यहाँ तक कि राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों से भी ऐसी खबरें और ऐसे विजुअल्स, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। दूसरी ओर इस तरह की खबरें दिखाने वाले, रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से ये मजाक बनकर ये पूरा सिस्टम रह गया है। लेकिन बिहार में जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य हो रहा है उसमें चुनाव आयोग पूरी तरीके से घिरा हुआ है। अब तो आवाज़ें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उठने लगी हैं, हालांकि उसमें खुले तौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं को ये आशंका है कि कहीं उनके अपने मतदाता इस सूची से गायब न कर दिए जाए, जिस तरीके से मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है। क्योंकि जिसका भी फॉर्म लिया गया है, अगर उसको रिसीविंग नहीं दिया गया और उसको मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया तो उसके पास कोई क्लेम भी नहीं होगा कि वो उसने, सीधे तौर पर कह दिया जाएगा कि आपने तो फॉर्म भरा ही नहीं था, और भरा नहीं था तो फिर आप कैसे इसमें शामिल होंगे। ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं और इस बीच करीब जो 86% के लगभग चुनाव आयोग का दावा है कि उसने फॉर्म इकट्ठे कर लिए हैं। ये सारे फॉर्म इस तरीके से अगर इकट्ठा करना, और यही नहीं, अलग अलग फॉर्म, मलेंदु जी, इस तरह की भी तमाम रिपोर्ट्स दिखाई पड़ रही हैं कि चुनाव आयोग जो फॉर्म, चुनाव आयोग के बीएलओ जो दे रहे हैं वो अलग फॉर्म है, और कुछ जगहों पर नगर निगम, पटना में नगर निगम जो फॉर्म दे रहा है वो उससे अलग है। तो बहुत सारे लूप होल्स वो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस तरह के लूप होल्स को पूरी तरह से दरकिनार किए हुए है, इग्नोर किए हुए है और अपनी संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है। लगता यही है कि अगले एक दो दिन के भीतर वो 100% का आंकड़ा अमलेंदु जी इसी हिसाब से पूरा कर लेगा। नहीं, 100% तो नहीं करेगा समीर जी, जानबूझकर नहीं करेगा 100%। तो चूंकि अगर 100% कर देगा तो 2 या 3 के बाद जो लोग, जिनकी मृत्यु हो गई है या जो डिस्प्लेस हो गए हैं, तो उनका डाटा कैसे होगा, तो ये करेगा। लेकिन हाँ, इतना निश्चित है, 86% कह रहा है तो 90-95 तक ये कर सकता है, इस तरीके से ये होगा। लेकिन जो उसका उद्देश्य बताया जा रहा था और कि साहब इसको मतदाता सूची का पुनरीक्षण जो है वो शुद्धिकरण जो शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जा रही है, शुद्ध मतदाता सूची। इससे पहले अशुद्ध मतदाता सूचियां तैयार करता था चुनाव आयोग। अब ये चूंकि नया चुनाव आयोग है तो ये फिर शुद्ध मतदाता सूची कर रहा है, गंगा में नहला धुलाकर सूची तैयार की जा रही है, शुद्ध मतदाता सूची। तो ये इसको लेकर कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से मजाक बना है समीर जी, और इसको लेकर कांग्रेस ने कल ट्वीट भी किया कि चुनाव आयोग, जनता दल, यू और बीजेपी मिलकर इस पूरे चुनाव को, बिहार चुनाव की प्रक्रिया को मजाक बना देना, और ये मजाक साफ तौर पर दिख रहा है। एक पत्रकार अगर जाता है, एक यूट्यूबर अगर जाता है और यूट्यूबर जाकर अगर वहाँ बीएलओ की रिकॉर्ड कर लेता है, बात कर लेता है, तो उस बीएलओ से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है उस यूट्यूबर के ऊपर, और बीएलओ के खिलाफ दर्ज कराई जाती है प्रशासन द्वारा। तो ये यानी एसआईआर जो थी वो एफआईआर में बदलती जा रही है, ये बिहार में हो रहा है। तो इसीलिए मजाक बन गया कि एसआईआर जो था वो एफआईआर में बदलता जा रहा है। इसलिए चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया पूरी जो मजाक बनती जा रही है, इसका लक्ष्य क्या था वो समझ में नहीं आ रहा है। आधे अधूरे फॉर्म भरे जा रहे हैं, आधे अधूरे फॉर्म लिए जा रहे हैं। खबरें ये आ रही हैं समीर जी कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी अब बढ़ गई है कि इस प्रक्रिया के बाद, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक करी है और उसमें तय किया है कि जो 19 जुलाई है, 19 जुलाई से ये इनके कार्यकर्ता जो हैं, राज्य पदाधिकारी, ये सब घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे
और ये घर घर जाने का कार्यक्रम जो है 31 जुलाई तक उनका चलेगा। चूंकि जो खबरें आ रही हैं उन लोगों के पास कि जनता में आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये आक्रोश सीधा सीधा बीजेपी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और इस जो पिछला सप्ताह गया उसमें जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं BL संतोष, वो बिहार में थे और उन्होंने राजगीर और मुजफ्फरपुर में शीर्ष स्तरीय बैठकें की और बताया जाता है कि चुनाव तैयारियों के अलावा वो ये भी जानना चाहते थे कि लोग SIR पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो जो उनको सूचनाएं दी गई हैं बीजेपी नेताओं के द्वारा, जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं और बीजेपी जो थी वो आश्चर्य में पड़ गई कि अभी तक उसके पन्ना प्रमुख जो थे वो समझे जाते कि बड़े आगे रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने SIR को लिया और ये समझा गया कि विपक्ष के मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे, विपक्ष काफी ज्यादा सक्रिय हुआ। उस विपक्ष ने अपने BLA मजबूती के साथ उतार दिए और बीजेपी BLA उतारने में पीछे पिछड़ गई, जो कि पन्ना प्रमुख बनाने में आगे बताई जाती थी। मतलब एक बूथ पर उसके न जाने कितने पन्ना प्रमुख रहते होंगे, इसको उसकी स्ट्रेटजी अब तक ये रहा करती, अब ये रहा करती थी। वो पिछड़ गई और सिर्फ 52,000 के आसपास जो है उसने BLA जो है वो अपने अभी तक जो है उसने उतारे हैं। तो और जो उसके BLA है पार्टी के, वो सभी 73 मतदान केंद्रों को कवर नहीं कर पाए हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात ये निकलकर सामने आई। तो यानी बीजेपी के अंदर भी हलचल बढ़ गई है और बीजेपी को लग रहा है कि दांव उल्टा ना पड़ गया है, क्योंकि किया तो था कि विपक्ष के वोट काटे जाएंगे, तो हो सकता है कि इसका दांव उल्टा भी पड़ गया है। क्योंकि अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये चुनाव को कैसे मालूम कि विपक्ष का वोट है कि नहीं? भाई बीजेपी सूची देगी तभी तो मालूम पड़ेगा कि ये वोट काटने विपक्ष के। तो अब अगर उनके ही नाम जो है विपक्ष ने अगर दे दिए कि इनके काटो, तो अब ये दिक्कतें बीजेपी के सामने भी आ रही हैं। लेकिन ये मजाक जिस तरीके से बन गया, जिस तरीके से यूट्यूबर के ऊपर FIR दर्ज कराई गई है, वो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर चिंता हो रही है। बताया अब चर्चा ये चल रही है, चूंकि वो यूट्यूबर बड़ा है, उसके पास संसाधन है, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, तो छोटे यूट्यूबर जो हैं उनको डराने के लिए उस पर FIR दर्ज कराई गई ताकि छोटे यूट्यूबर जो हैं वो वहाँ की ज़मीनी सच्चाई को ना बता पाएँ। जी बिल्कुल, वहाँ की ज़मीनी सच्चाई को ना बता पाए, लेकिन ज़मीनी सच्चाई निकल कर बाहर आ ही रही है और एक दो स्रोतों से नहीं बल्कि कई स्रोतों से। अखबारों की कुछ अखबार ऐसे हैं जिन्होंने फ्रंट पेज पर ये BLO किस तरीके से फॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं, मतदाता सूची को अपडेट करने का काम कर रहे हैं और किस तरह से उन पर दबाव है। और यही नहीं, BLO भी अपनी तरह से किस तरह से मनमानी कर रहे हैं, वो सारी खबरें लगातार प्रकाशित हो रही हैं, लगातार वो दिखाई पड़ रही हैं। और इन्हीं सब को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये ट्वीट किया है कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया मजाक बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी तो इसमें बीजेपी को भी घेर रही है, लेकिन जिस तरह से अभी अमलेंदु जी बता रहे हैं और हमने पहले भी चर्चा की है कि बीजेपी तो अब उसको तकलीफ होने लगी या अब उसको आशंकाएं दिखाई पड़ रही हैं। JDU को ये सारी आशंकाएं पहले से ही दिखने लगी थी, वो हम लोगों ने इस कार्यक्रम में भी उसकी चर्चा की है। और कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट किया है वो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग कर रहा है वो मजाक बनकर रह गया है। कांग्रेस पार्टी के ट्वीट को हम लोग देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है और सीधे सीधे चुनाव आयोग के एक उसका सिंबल बनाकर लिखा हुआ है कि बिहार चुनाव का मजाक बना रहे हैं बीजेपी, JDU और चुनाव आयोग। चुनाव आयोग किस तरीके से, लेकिन दूसरी ओर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है अमलेंदु जी, एक अखबार ने बड़े दावे के साथ कहा है कि 37 लाख मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। जिस तरह से ये रिव्यू किया जा रहा है, इसका रिवीजन किया जा रहा है, कैसे हो जाएंगे, ये सारी बातें वही हैं जो चुनाव आयोग की मंशा पर लगातार सवाल उठा रही हैं कि चुनाव आयोग SIR कर क्यों रहा है। और यही बात अखबार ने एकदम सीधे तरीके से छाप दिया है कि 37 लाख लोग इस मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, उस अखबार ने छाप दिया है कि 37 लाख मतदाता जो है सूची से बाहर हो जाएंगे। वो एक अनुमान है कि मतलब कि कितने लोग जो है जिनकी मृत्यु हो गई है 2003 से, भाई जो 60 साल का रहा होगा तो आशंकाएं हैं कि भाई 80 साल का होने जा रहा है, मतलब 82 का होने जा रहा है, तो उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई हुई, तो एक अनुमान के आधार पर ये बताया गया है। लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से जो खबरें छप रही हैं, चुनाव आयोग समिति, हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी ब्रेकिंग में भी और न्यूज़ पॉइंट में भी, कि चुनाव आयोग उन खबरों का खंडन नहीं कर रहा है जो चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से छप रही हैं। चुनाव आयोग को उन खबरों का खंडन करना चाहिए कि ये उसके सूत्र नहीं है, ये खबरें फेक हैं, उनका खंडन चुनाव आयोग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि वो जो बताई जा रही हैं सूत्रों के हवाले से खबरें, वो खबरें सही हैं, ये समझा जा सकता है। तो इसीलिए चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से प्रक्रिया को मजाक बनाकर एक तरीके से रख दिया है। समीर, बिल्कुल, चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के मतदाता वहां पर मतदाता बने हुए हैं। लेकिन कैसे बने हुए हैं, किस स्रोत से ये बात आ रही है और
और कितने लोग बने हुए हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। चुनाव आयोग के स्रोत ये बता रहे हैं कि 37 लाख मतदाता बाहर हो जाएंगे। तो ये मतदाता बाहर हो जाएंगे, इसी बात की आशंका लोगों को ये आशंका उनके अंदर है कि चुनाव आयोग किस मंशा से ये मतदाता सूची तैयार कर रहा है। अब चूंकि इसमें मतदाता सूची में जो 37 लाख लोग बाहर होंगे या जितने भी बाहर होने हैं, अगर वो बाहर हो गए तो ये लोग किसी भी पार्टी के वोटर हो सकते हैं। इस बात की चिंता अब हर राजनीतिक दल को सता रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसको लेकर अभी भी चुनाव आयोग के समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं। शायद उनको ये नहीं लग रहा होगा कि उनको कोई नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि उनको इस बात का भरोसा है कि चुनाव आयोग जो कुछ भी करेगा उनके हित में करेगा। ये आरोप विपक्ष लगाता रहता है, लेकिन कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग के मिले होने का जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो सही साबित होता दिख रहा है। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अब आशंकाएं दिखाई पड़ने लगी हैं कि इस मतदाता सूची के इस रिवीजन से कैसे उसको नुकसान हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं बीएलओ को लेकर कि वो कैसे, लेकिन बीएलओ खुद भी दबाव में है और उनके ऊपर दबाव है कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करना है। तो वो एक ही जगह बैठकर या फिर बिना कहीं गए सीधे सीधे फॉर्म अपने आप ही उसमें नाम दर्ज कर ले रहे हैं, किसी का हस्ताक्षर कर ले रहे हैं, आधे अधूरे फॉर्म आ रहे हैं और इस तरीके से 88% से ज़्यादा फॉर्म चुनाव आयोग का दावा है कि वो भरवा चुका है बिहार में। हाँ बिल्कुल, उसका दावा है कि वो फॉर्म भरवा चुका है, बिहार में 86% भरवा चुका है और अभी 25 जुलाई में जो आंकड़े हैं अमलेंदु जी वो 88% से थोड़ा ज़्यादा 88.01 कुछ। हाँ, तो अब अगर 88% भरवा चुका है तो फिर अब कितने और फॉर्म आने, इसका मतलब एक तरीके से कहा जाए कि लगभग 100% के आसपास भरवा चुका है, क्योंकि वो फॉर्म तो आएंगे नहीं जो मर गए हैं या जो बाहर चले गए हैं, जो डिस्प्लेस हो गए हैं, जो कहीं दूसरी वन वाली। अब ये ऐसे ही तो भरे जाएंगे कि खेत में बैठकर किसी ने भर दिया या एक जगह बैठकर उसने पूरे गांव का नहीं बल्कि 10-20 गांव के लोगों का फॉर्म भर दिया, जिससे पता ही नहीं चला कि किसी ने खुद भर कर दिया है या फिर बीएलओ ने अपने आप भर दिया है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए कि बीएलओ ने जो भर दिए हैं फॉर्म किस तरीके से, और ये भी हो सकता है कि अब चूंकि बीएलओ ने फॉर्म भरे हैं तो तमाम ऐसे लोगों के भी फॉर्म भर दिए गए हो जो नहीं है। हाँ, वही फॉर्म भरे हैं। तो अब इसमें ये भी इंतजाम किया तो वो देगा जो है वहां पर मौजूद है, जो है ही नहीं है अगर उसका भी फॉर्म जा रहा है तो इसका मतलब कि ये बीएलओ अपने आप ही भर दे रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी होगी समीर जी कि अब जो मर गए हैं या जो चले गए हैं तो अगर वो विपक्ष के तो नाम कट जाएगा, लेकिन अगर वो बीजेपी के तो वो नाम नहीं कटेंगे तो वो रहेंगे लिस्ट में। ये भी इंतजाम किया जाएगा ताकि फर्जी वोट किया जा सके। और कुछ जो है नाम जो आरोप है विपक्ष का कि वो फर्जी नाम भी जोड़े गए होंगे, जो जैसा संजय राउत कह रहे थे कि वो जो 39 लाख मतदाता जो महाराष्ट्र में थे वो दिल्ली चले गए और फिर वो बिहार चले जाएंगे, तो उन 39 लाख मतदाताओं को भी एडजस्ट करना होगा इस मतदाता सूची में, तो वो भी एडजस्ट किए जा रहे होंगे। तो ये बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उन पर तो वो कह रहा है ये मिसलीडिंग है कि फेक है, लेकिन चुनाव आयोग के हवाले से जो खबरें छप रही हैं सूत्रों के हवाले से उनको खंडन नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। जी बिल्कुल, उनका खंडन नहीं कर रहा है। और जो लोग ये दिखा रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, बीएलओ किस तरीके से फॉर्म भरा रहे हैं, कैसे इसमें धांधली हो रही है, कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसके लिए उन रिपोर्टर्स, उन पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है और तेजस्वी यादव ने पहले भी लगातार इस बार ये सवाल उठाते रहे हैं और विपक्ष के सवालों की वजह से ही चुनाव आयोग बार बार अपने नियम भी बदलता रहा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, जहां 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन चुनाव आयोग इसको कई अपनी ही बातों का खंडन करता हुआ दिखाई पड़ा, इसलिए लोगों में वहां भ्रम की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। अब बीएलओ जिस दबाव में काम कर रहे हैं और फॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं, चुनाव आयोग अब जल्दी से जल्दी उस संख्या को, अपने टारगेट को पूरा करना चाह रहा है। उसमें जो धांधली हो रही है उसको छिपाने की कैसे कोशिश कर रहा है, और अब एफआईआर दर्ज होना उसको लेकर अब विपक्षी दल भी, उनके जो सवाल थे वो सवाल भी बिल्कुल यहाँ पर पुष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं, वो जो आरोप लग रहे थे। और उसी को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि जब रिपोर्टर्स सच्चाई दिखा रहे हैं तो कैसे उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। लिख रहे हैं तेजस्वी यादव, एक लंबा सा ट्वीट उन्होंने किया है और कहा है, लिखे हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में लगातार सामने आ रही धांधली, गड़बड़ी, लगातार बदलते नियम और विपक्ष तथा मतदाताओं द्वारा उठाए जा रहे सवालों के प्रति
चुनाव आयोग बिल्कुल बेपरवाह है। चुनाव आयोग चाहता है कि वो गड़बड़ी करते जाए और उन पर कोई उंगली भी न उठाए। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने वही किया जो एक निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार को मतदाताओं के मताधिकार से जुड़े लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर तुरंत करना चाहिए था। जब मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया में जानबूझकर की जा रही गड़बड़ी और खानापूर्ति को लेकर स्वाभाविक प्रश्न किया गया, तो चोरी पकड़े जाने पर चुनाव आयोग ने किस नैतिक अधिकार के तहत अजीत अंजुम जी पर एफआईआर दर्ज करवाया? एक वरिष्ठ निष्पक्ष पत्रकार पर नीतीश सरकार द्वारा एफआईआर करना घोर निंदनीय है। देश में अघोषित आपातकाल लागू है और इस सरकार में जो सरकार अथवा उसका एजेंडा लागू कर एजेंसी या संगठन की आलोचना करेगा, तानाशाही मोदी सरकार उसे नहीं छोड़ेगी और हर संभव तरीके से उसे प्रताड़ित करेगी। अपने आप को गांधीवादी, समाजवादी और लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। बीजेपी के हाथ में सारा सिस्टम है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए उन पर एफआईआर दर्ज किया जाए। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जो आम जनता के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का सीधा संबंध भारतीय लोकतंत्र की गरिमा और स्वास्थ्य से है। ये बात लिख रहे हैं तेजस्वी यादव। और अजीत अंजुम वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके खिलाफ वहाँ एफआईआर दर्ज हुई है। जो मतदाता सूची कैसे तैयार हो रही है, फॉर्म तैयार होने के लिए फॉर्म कैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, बीएलओ किस तरह से काम कर रहे हैं, वही सारी बातें उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में दिखाई थी, जिसकी वजह से उनके खिलाफ एफआईआर वहां पर हुई है। और अब जो बातें हम लोग अभी कर रहे हैं कि आयोग के सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं जिनमें कहीं कोई आधार नहीं है, उन खबरों पर चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल समीर जी, उन खबरों पर चुनाव को किसी भी तरीके की कोई आपत्ति नहीं हो रही है। चुनाव आयोग एकदम खामोश है और ये खबरें 3 दिन से आ रही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अभी से आ रही हो। जब आप सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, आप यूट्यूबर्स को देख रहे हैं कि वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बड़े अखबारों में जो खबरें छप रही हैं आपके ही हवाले से छप रही हैं, तो उन पर आपकी नज़र क्यों नहीं आ रही है? तो ये चुनाव आयोग को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। और जो आखिर में एक बात तेजस्वी ने अपने उसमें लिखी कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं और सारा सिस्टम बीजेपी के हाथ में, तो बिल्कुल सही है कि अगर नीतीश कुमार की चल रही होती तो अजीत अंजुम पे एफआईआर नहीं होती, चूंकि वो उनके काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी समझे जाते हैं। तो अब ये हुआ है तो इसका मतलब बीजेपी के हाथ में सारा सिस्टम आ गया है। ये तेजस्वी का आरोप सही मालूम पड़ता है। तो अब देखना ये कि अब बीजेपी ने जो एफआईआर दर्ज कराई है ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए है। मुझे लगता है कि ये छोटे यूट्यूबर्स जो हैं जो वहाँ जाकर रिपोर्ट करते हैं, उनको धमकाने के लिए कि देखो हमने एक बड़े यूट्यूबर को भी हमने एफआईआर दर्ज करा दी है, जो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, जाके लड़ सकता है। तो ये एक धमकाने का प्रयास जो है, ताकि गड़बड़ियां जो हैं वो छोटे स्तर से जो है वो नहीं आने पाए, लेकिन गड़बड़ियां आ रही हैं, फिर उसके बावजूद सामने आ रही हैं। जनता बोल रही है खुलकर, बीएलओस के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है किस तरीके से सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं समीर जी। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें सामने आ रही है कि किस तरीके से वहाँ मतदाता सूची तैयार की जा रही है। और इसी मुद्दे पर जिस तरह से वहाँ रिपोर्ट्स, सही रिपोर्ट्स करने वालों को, जो सच्चाई है वो दिखाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, उसी बात को लेकर कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने भी ट्वीट किया है और वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से मतदाता सूची तैयार करने के लिए फर्जीवाड़ा हो रहा है और फर्जीवाड़ा दिखाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। लिख रहे हैं गुरदीप सिंह सप्पल, चुनाव आयोग का आयुक्त ने इंडिया गठबंधन के साथ मीटिंग में गुस्से में कहा था कि 20% वोटरों के नाम तो बिहार एसआईआर में कटेंगे ही। किस आधार पर कहा, क्या उनका डेटा सोर्स है, कुछ नहीं पता। अब अजीत अंजुम की रिपोर्ट ने बताया कि वोटरों के फॉर्म जमा करने की रसीद ही नहीं दी जा रही है। खुद चुनाव आयोग के लिखित निर्देशों को धड़ल्ले से हवा में उड़ाया जा रहा है। एसआईआर में जब रसीद ही नहीं दी जाएगी तो फिर कोई वोटर अपना नाम कटने की शिकायत ही कैसे करेगा? बस यही सवाल पूछने पर अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर भी हो गई, पब्लिक नोटिस भी निकाल दिया कि किसी भी अशांति की जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई। क्यों? क्या अब सवाल पूछना आधिकारिक रूप से भी गुनाह हो गया है? क्या अब मीडिया को कोई अधिकार नहीं बचे? क्या बिना सवाल पूछे कोई भी लोकतंत्र जीवित रह सकता है? लोकतंत्र की नींव ही जवाबदेही और लोगों के वोट से बनती है, उसी नींव को हिलाया जा रहा है। ये गुरदीप सिंह सप्पल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। अमलेंदु जी, बहुत दिलचस्प बात है कि एफआईआर में कुछ ऐसी धाराएं भी जोड़ी गई हैं और ये भी कहा गया है कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उनकी रिपोर्ट से, पत्रकारों की रिपोर्ट से, अखबारों की रिपोर्ट से, जर्नलिज्म से, ग्राउंड रिपोर्टिंग से सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बिगड़ सकता है, यह भी बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन बिट्टू बजरंगी से नहीं बिगड़ेगा। हाँ जी, बिट्टू बजरंगी से सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ेगा।
बिल्कुल। और जो जमीन की हकीकत लाई जाएगी उससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। चूंकि आपने चुनाव आयोग पर सवाल कर दिया, आपने सरकार पर सवाल कर दिया, आपने बता दिया कि मजाक बन रहा है चुनाव का, तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। ये है। इधर समीर जी एक बड़ी खबर ये आ रही है कि एक बैंक मैनेजर लापता थे पटना में, बेउर इलाके में, उनका शव जो है वो मिला है कुएं में। और इसको लेकर काफी ज्यादा बिहार में जिस तरीके से सब मच रहा है ये कानून व्यवस्था को लेकर, और इसको लेकर बिहार में पहले से ही मामला काफी गर्म है। उसको गुंडा राज बताया जा रहा है। कई तरीके के पोस्टर्स जो है बिहार में तमाम सड़कों पर लगे हुए हैं, वो हम दिखा भी सकते हैं कुछ पोस्टर अपने उस पर। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं आए दिन। पिछले अब उसकी हर दिन कहीं किसी व्यापारी की जान ली जा रही है, कहीं किसी किसान की जान ली जा रही है, तो उस पर ये तमाम पोस्टर्स लगे हुए हैं वहां पर। नहीं समीर जी, एक तरफ तो एक उप मुख्यमंत्री जो है वो सरकार पर सवाल उठा रहा है, दूसरा उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि ये घटनाएं तो होती रहेंगी चूंकि ये आपस की दुश्मनी की है, संगठित अपराध नहीं है। तो यानी ये सरकार के अंदर भी क्या। अच्छा, इधर जो दूसरे एक जो नए आ गए हैं युवा बिहारी फर्स्ट युवा बिहारी, वो भी जो है आप सवाल उठा रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने उन पर भी कहा है कि भाई ये बैठे हुए मलाई खाते रहते हैं सरकार में, और फिर चुनाव आता है तो आए आते हैं बिहारी फर्स्ट करने के लिए। तो भाई मोदी से कहा ही नहीं पूछते कि 20 साल से यहाँ सरकार में है बीजेपी, तो क्यों कानून व्यवस्था खराब हो रही है। तो अब ये देखिए ये पोस्टर हम लोग दिखा रहे हैं समीर जी, हमारे बगल में जो है इस पर लिखा हुआ है कि बिहार में गुंडा राज, गु एनडीए राज। तो ये कई तरीके के पोस्टर वहां लगे हुए। तो ये एक बड़ी खबर इस समय जो थी अभी अपराध से जुड़ी हुई आ रही थी। है। बिल्कुल, अपराध से जुड़ी खबर आ रही है, और अपराध से जुड़ी खबरें पिछले कुछ समय से लगातार आ रही हैं हर दिन, और कई ऐसी घटनाएं राजधानी पटना में भी हो रही हैं। तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था पर बिहार सरकार की। हाँ बिल्कुल, बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी का साफ साफ कहना है कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, उनको कुछ पता ही नहीं रहता है, और सारा कुछ जो है वो कब्जे में कर लिया है बीजेपी ने, और सारा प्रशासन बीजेपी के कब्जे में ही चल रहा है। तो इसलिए कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है। और ये बात देखने में आती है समीर जी कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां कानून व्यवस्था बहुत खराब है। ये सब तो देखने में आता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, और चाहे असम हो। ये देखने में साफ आता है कि वहां वहां कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। और नई सरकार बीजेपी की ओडिशा में बनी है, वहां की कानून व्यवस्था को लेकर भी कही है, अभी हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच जो एसआईआर है, किस तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू हो रहा है वहां पर बिहार में, मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है, उसको लेकर आरजेडी नेता मनोज झा ने भी कुछ कहा है। मनोज झा को भी सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर चुनाव आयोग घिरा हुआ है, भ्रम फैलाने का आरोप लग रहा है, और आरोप ये लग रहे हैं कि जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है वो बहुत मनमाने तरीके से हो रहा है, और बिल्कुल उसको मजाक बनाकर रख दिया गया है। सुन लेते हैं मनोज झा को क्या कह रहे हैं। आप छोड़ दीजिए, मैं कहूं ना, एक एक पत्रकार जो बिहार के हैं और दिल्ली में हैं, आप उनसे जाके पूछिए उनकी क्या स्थिति है। बिहार के एक अखबार की बात मैं नहीं करूंगा, बिहार का एक हिंदी दैनिक डेली कवर कर रहा है। स्ट्रिंगर्स, रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, हर लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो चांद नहीं मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, कह रहे हैं कि ये परेशानियां हैं। आप इतने प्रेस टाइमलाइन में बिना पारस्परिक विमर्श के और भागीदारी के, आप सिर्फ इसलिए कि आपने बैठे बिठाए एक चीज सोच लिया, किसी के इशारे पर सोच लिया कि इसको मुकम्मल करना है, कम वोट में, ऐसे लोकतंत्र नहीं चला करता, ऐसे संवैधानिक संस्थाएं नहीं चला करती हैं। तो कोई भी हो, नेता प्रतिपक्ष लगातार संपर्क में है, और हम कोर्ट की हियरिंग का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्योटिक सिचुएशन है, अराजक सिचुएशन है, ये सिर्फ इसलिए है कि आपने 2003 वाला किसी को स्मरण भी है? कोई विरोध हुआ, हाहाकार मचा, आपने कोहराम मचा के रख दिया है हर आदमी पर। लेकिन कौन है ये गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, क्या फर्क पड़ेगा? उनके नाम ना हो, वो बेचारे इधर से उधर घूमते रहे। ये इलीट तंत्र नहीं है, या ये सिर्फ तंत्र नहीं है, इसमें लोक है, और लोक का सम्मान करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि गरीब है वो कैसे इतनी जल्दी जो डेडलाइन तय की है चुनाव आयोग ने, उसके भीतर वो कैसे जमा कर पाएगा। और इसी आपदा में अवसर, जिसको प्रधानमंत्री मोदी का नारा है अमलेंदु जी, उसमें एक ये भी चीज़ देखने में आ रही है कि जो बीएलओ हैं,
जो अपना फॉर्म खुद नहीं भर सकते हैं, फॉर्म भरने के उनसे पैसे ले रहे हैं। कुछ बीएलओ इसी तरह की का उस चीज़ों में सीधे पकड़े गए कैमरे के सामने, उनको सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन गरीब लोग जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनसे फॉर्म भरवाने के पैसे भी लिए जा रहे हैं, ऐसी खबरें भी बिहार से आ रही हैं। और इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि तेलुगु देशम पार्टी, जो एनडीए की सहयोगी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, अब से थोड़ी देर में चुनाव आयोग से उसका प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने जा रहा है। क्या और जानकारी है अमलेंदु जी? हाँ समीर जी, एक तो आज चंद्रबाबू नायडू 2 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं जी। और इधर चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल, जो इसका तेलुगु देशम का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा। अब कहा यह जा रहा है कि अपनी मासिक किस्त लेने शायद आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। इस तरीके की बातें जो सत्ता के गलियारे में चलती है वो सब चल रही हैं और दबाव बनाने सरकार पे आना। एक चीज़ तो हो गई है समीर जी कि ये सरकार अभी भी बैसाखियों पर चल रही है और नीतीश कुमार का दबाव भले ही कम हो गया हो, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का दबाव पूरी तरीके से सरकार पर है। चूंकि अभी जो एक गवर्नर बनाए गए हैं वो 11 सालों में ऐसा पहली बार है कि बीजेपी के किसी सहयोगी दल का कोई गवर्नर बनाया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू का शिकंजा इस सरकार पर अभी भी कसा हुआ है, तो यानी उनकी बैसाखी मजबूत है। नीतीश कुमार की बैसाखी कमजोर इसलिए पड़ गई है क्योंकि नीतीश कुमार के लोग जो है वो जाकर मिल गए हैं नरेंद्र मोदी से, ऐसी चर्चा चला करती है क्योंकि विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता रहता है। तो लेकिन चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी मजबूत है और उस बैसाखी को तोड़ नहीं पा रही है बीजेपी, और इसीलिए मजबूर होकर एक गवर्नर जो है वो बनाना पड़ा है, जो क्या गजपति राजू जो बनाए गए हैं गोवा के गवर्नर, वो टीडीपी से आते हैं। तो ये मजबूत एक तरह से कहा जाए कि उनका दबाव है और सरकार, मतलब मोदी जी जो हैं वो टीडीपी के दबाव में साफ तौर पर देखे जा रहे हैं और आज वो चुनाव आयोग से मिलेंगे। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्होंने चंद्रबाबू नायडू ने और टीडीपी ने खुद जो था वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे और ईवीएम मशीनों को लेकर सवाल उठाए थे, और अब जगनमोहन रेड्डी ने सवाल उठाए हैं। तो अब देखना ये कि इनकी मुलाकात होती है तो क्या मुलाकात होती है और क्या बातें चुनाव से होती हैं, कौन मिलने जाता है, क्या चंद्रबाबू नायडू मिलने जाते हैं या उनका प्रतिनिधिमंडल मिलने जाता है, ये देखना होगा। तो चुनाव आयोग ने कहा था कि पार्टी के अध्यक्ष से ही वो मुलाकात करेगा, किसी से नहीं करेगा। तो अब देखना है कि पार्टी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू हैं तो वो मिलने जाते हैं कि नहीं मिलने जाते हैं और चुनाव आयोग मिलता है कि नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए तेलुगु देशम पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। बिल्कुल सही ये सवाल आपने उठाया अमलेंदु जी कि खुद चंद्रबाबू नायडू जाते हैं या नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब एक नियम बनाया है, जो नया चुनाव आयोग है, कि पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उसके नेता जा सकते हैं और उनके साथ एक कोई और व्यक्ति जा सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव आयोग बिहार में जिस तरीके से मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर घिरा हुआ है वो बहुत एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है, और इस पर चुनाव आयोग के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार भी घिरी नजर आ रही है, क्योंकि उस पर बार बार ये आरोप लगते हैं चुनाव आयोग पर कि वो भारतीय जनता पार्टी के हित में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से के हिसाब से अपने फैसले लेता है और वो काम करता है। मतदाता सूची के जो पुनरीक्षण का, गहन पुनरीक्षण का भी उसने फैसला लिया है, वो भी चुनाव से ऐन पहले लिया गया है। इस तरह से कभी नहीं लिया गया कि जब चुनाव में 2-3 महीने 4 महीने बचे हों तब मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो। लेकिन चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया और इसके पीछे भी बताया यह जा रहा है कि उसको निर्देश कहीं और से मिला है। सीधे सीधे ये आरोप लगे हैं कि यह फैसला चुनाव आयोग का नहीं बल्कि ये केंद्र में बैठे लोगों का ये फैसला है। हाँ बिल्कुल, आम जनता समीर जी यही कहती सुनी जाती है कि ये जो है ये आदेश जो हैं ये साफ तौर पर एक तरीके से कहा जाए वो चुनाव आयोग के नहीं है, ये मोदी और शाह के हैं। कृष्णा अल्लावरू को हम लोगों ने सुना था पहले कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप मुझे कोई कहते हुए हिचक नहीं है कि ये जो आदेश दिए जा रहे हैं ये भी जो है वो दिए गए हैं एक उसकी तरफ से, ये उन्होंने कहा था। तो अब हम लोग कृष्णा अल्लावरू को भी सुन सकते हैं। आज फिर उन्होंने कृष्णा अल्लावरू ने कुछ बातें कही हैं समीर जी। तो सुनते हैं कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो क्या कह रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर जबरदस्त तरीके से घिरा हुआ है चुनाव आयोग और साथ में केंद्र सरकार भी। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर अब दूसरे राज्यों में भी आशंकाएं हैं कि चुनाव आयोग इस तरह से वहां भी करने जा रहा है। झारखंड के मंत्री हैं इरफान अंसारी,
और कांग्रेस के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं, एक बार उनको सुनते हैं। तेलुगु देशम पार्टी ने सीधे माफ कीजिएगा, तृणमूल कांग्रेस ने के नेताओं ने पहले आशंका जताई है कि इस तरह से वहां भी मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश कर सकता है चुनाव आयोग। और झारखंड के में भी ये खबरें आ रही हैं, लेकिन सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। सुनते हैं इरफान अंसारी को, झारखंड में मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, क्या कह रहे हैं। कैसे कर लीजिएगा, वहाँ झारखंड में कर लीजिएगा, है हिम्मत, हमारी सरकार है वहाँ, हम लोग वहाँ सरकार चला रहे हैं, गरीब का नाम नहीं करने देंगे। गरीब है तभी हम लोग हैं, गरीब है तभी कांग्रेस है, गरीब है तभी राहुल गांधी है, गरीब है तभी इरफान अंसारी है, एक भी नाम नहीं करने देंगे। क्यों करेगा नाम? क्या वहाँ अमेरिकन लोग बस गया है क्या वहाँ बांग्लादेशी लोग है क्या, चाइनीज लोग है क्या पाकिस्तानी लोग है क्या नाम कर दीजिएगा आप? अजीब बात करते हैं, देखने से बता देंगे कि कौन, हम लोग तो जानते हैं वेशभूषा। अगर कोई अमेरिकन झारखंड में बसेगा तो हम देख के बता देंगे कि अमेरिकन है ये, कोई चाइनीज बसेगा तो देख के बता देंगे ये चाइनीज है, कोई बांग्लादेशी वहाँ रहेगा तो बता देंगे बांग्लादेशी है। तो नाम काटने, ये तो फेलियर हमारी है ना। बेवजह लोगों को बदनाम किया जा रहा है, लोगों की अस्मिता के साथ खेला जा रहा है, बात समझिए। और झारखंड में इसका जो एजेंडा भाजपा लेके चल रही थी, लोगों में काफ़ी आक्रोश था, जिसे लोगों ने नकार दिया। हमारी सरकार को चुना, वहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन की सरकार को चुना, और बिहार देख लीजिएगा उसी ओर जा रहा है। और हम लोग बिहार कुछ करेंगे, पप्पू यादव जी हैं हमारे साथ, पप्पू यादव जी का बहुत बड़ा भूमिका रहा है बिहार झारखंड में, और लेके चलेंगे हम, देखिएगा ना, समाप्त कर देंगे भाजपा को। और नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, कम से कम नीतीश कुमार जी अंतिम पारी खेल रहे हैं, सबको लेके चलिए। कहाँ भाजपा के बहकाव में आप चले गए? तो ये इरफान अंसारी हैं, झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता हैं। वो किस तरीके से कह रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को हार का डर है। अमलेंदु जी, बिहार में भी बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि जो अचानक मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का फैसला लिया गया है, उसके पीछे भी ये एक बड़ा कारण है। हाँ, बिल्कुल यही कहा जा रहा है, आम जनता यही कह रही है। और समीर जी, हम लोगों ने कई बाइक दिखाई, आपने तो खुद वहाँ से लाइव, आपका हम लोगों ने दिखाया था, आप गए थे, यही कह रहे थे वहाँ लाइव दिखाया। और एक जो थे वो जेपी सेनानी जो थे, लोकतंत्र सेनानी, वो तो साफ तौर पर जो कहते हैं ये मोदी और शाह का कराया हुआ है, और इनको आप बता दीजिए कि आप तो कह रहे थे कि चुनाव आयोग ये सब थोड़ी कर रहा है, ये तो सीधे केंद्र सरकार कर रही है। हाँ, तो वो साफ तौर पर कहते हैं, मतलब आम जनमानस जो ये कहता है वो सुना जा रहा है। और इसीलिए बीजेपी के अंदर चिंताएं बढ़ रही हैं कि ये समझ में आ रहा है, एक तो बीजेपी के नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, सब बांग्लादेशी आ गए, घुसपैठी आ गए, म्यांमार से आ गए, इससे लोगों को जा रहा है कि ये चुनाव आयोग जो कर रहा है, इसके पीछे नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। ये साफ तौर पर आम जनता कहती हुई सुनी जा रही है, और इसीलिए बीजेपी की परेशानी बढ़ गई। अब जो खबर जो आई है वो ये है कि बीएल संतोष जो बीजेपी के महासचिव है वो थे वहाँ, और बीएल संतोष ने जो है वो लोगों से पूछा, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से, तो सबने कहा कि इसको लेकर बीजेपी के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। तो अब घर घर जाएंगे 19 जुलाई से बीजेपी के पदाधिकारी जो हैं लोगों से बात करने के लिए और बताने के लिए कि उनकी मतलब मदद करने के लिए, ये कहा जा रहा है मदद करने के लिए। लेकिन उनके मतदाताओं में भी एक रोष बढ़ रहा है, क्योंकि किसी को ये लगी नहीं, मतलब समझ नहीं पा रहे कि क्या आधार होगा नाम कटने का। कागज तो किसी के पास नहीं है, कागज तो जो मांगे गए वो तो 14% लोगों के ही पास है। तो अभी भी जो चुनाव आयोग ने लिया है वो 88% लिया है। तो यानी कि एक तरह से कहा जाए कि जिनके पास कागज हैं उन्हीं के साथ कागज नहीं आए, बाकी सबके आ गए। ये भी आप समझ सकते हैं। तो अब इस तरह की चीजें तो बीजेपी में भी बेचैनी इसको लेकर बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, इसको लेकर बीजेपी में भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। लेकिन इसका जिस तरह से विरोध हो रहा है और जिस तरह से आशंकाएं हैं, चुनाव आयोग पर लोगों को भ्रमित करने के जो आरोप लग रहे हैं वो बड़े गंभीर आरोप हैं। और अभी जिस तरह से फॉर्म इकट्ठे किए जा रहे हैं, बिना किसी रिसीविंग के फॉर्म भरवा लिया जा रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपने फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, क्योंकि 2 कॉपी होती है, एक रिसीविंग आपको दी जाती है, वो रिसीविंग नहीं दी जा रही है कई जगहों पर। और दूसरी ओर जिन घरों में सत्यापन का काम हो जा रहा है, यानी फॉर्म भरवा कर ले रहा है बीएलओ, वहां पर कोई इस तरह का निशान, कोई स्टिकर लगाकर नहीं आ रहे हैं बहुत सारी जगहों पर। ये सारी खबरें ऐसी हैं जो लोगों को परेशान किए हुए हैं, क्योंकि ये आशंका है कि जिनके पास रिसीविंग नहीं है, उनका नाम अगर मतदाता सूची से कट गया तो उनके पास दावे के लिए कुछ होगा ही नहीं। सीधे तौर पर कह दिया जाएगा कि आपने तो फॉर्म भर कर दिया ही नहीं था, इसलिए आपका नाम वहां नहीं है। तो ये बहुत सारे, और ये नियम जो बदले गए हैं, ये चुनाव आयोग नहीं बदले गए हैं।
पहले कहा गया कि सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, बाद में कहा गया कि बिना डॉक्यूमेंट्स के ही आप फॉर्म भर दीजिए। तो ये सब चीज़ें चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? और अपना वो अब परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कि इतनी जल्दी 1 महीने का उसने समय तय किया, लेकिन 1 महीने से कम समय में ही वो सारे फॉर्म इकट्ठे करने की तैयारी कर रहा है, रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है, भले ही उसमें लाखों लोग उस सूची से बाहर हो जाएं। तो ये सारी आशंकाएं हैं और चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है कि वो लोगों को भ्रमित कर रहा है और बड़ी संख्या में मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश रच रहा है। सुनते हैं कृष्णा अल्लाह वरू को, जो बिहार में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, वो क्या कह रहे हैं। जनता के मुद्दों को छोड़ दिया है बीजेपी ने। यहाँ पर चुनाव को चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लेके आए हैं। साथ में अपराध को छुपाने के लिए, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ये चुनाव को चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका इंडिया गठबंधन सड़क पर जनता की आवाज़ बनकर संघर्ष करेगी। बिहार में गुंडा राज चल रहा है, भारत का क्राइम कैपिटल बन गया है। ये तब से हुआ है जब से नीतीश जी अस्वस्थ हुए हैं और बिहार की सरकार दिल्ली से बीजेपी चला रही है। बिहार की सरकार दिल्ली से बीजेपी चला रही है और ये आरोप लगा रहे हैं। यही बात तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव तो बार बार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। अमलेंदु जी, जब से ये पूरा मामला चल रहा है SIR का, यानी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का, पिछले लगभग 1 महीने से वहाँ लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है। सब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक भी बयान नहीं आ रहा है और इसीलिए शायद तेजस्वी यादव बार बार ये बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश जी अचेत अवस्था में है। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं और आज भी जो उन्होंने किया और जो अजीत अंजुम को लेकर ट्वीट किया, उसमें भी लिखा कि बीजेपी सरकार चला रही है और नीतीश कुमार जो है वो अचेत अवस्था में है, खुद को गांधीवादी यानी क्या क्या कहने वाले। और ये बात सही भी है कि चूंकि अजीत अंजुम काफ़ी नज़दीकी नीतीश कुमार के समझे जाते हैं, तो नीतीश कुमार की चल रही होती तो FIR दर्ज नहीं होती। तो बीजेपी के हाथ में ही होगा सब चीज़ें, तो बीजेपी करा रही है, वो ये सब समझा जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ी खबर और आ रही है समीर जी, कि जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने जो आदेश दिया था कांवड़ रूट पर पड़ने वाले स्टॉल्स पर QR कोड लगाने का, जो मतलब मालिक हैं दुकानों के, उसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार को नोटिस इशू किया है और 1 हफ्ते में उनसे जवाब मांगा है। और जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ जो है उसने ये आदेश दिया और अगले मंगलवार को इसकी सुनवाई निर्धारित की गई है। ये अभी की ब्रेकिंग खबर है। जी बिल्कुल, ये भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कांवड़ मार्ग पर कि किस तरीके से वहाँ दुकानदारों की पहचान के लिए पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार ने इसको पूरे राज्य में लागू कर दिया था कि लोगों को अपनी पहचान, दुकान पर अपनी पहचान, वहाँ जो काम कर रहे हैं उनके नाम की पहचान, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इस बार एक नई बात आई कि जो QR कोड से लोग पेमेंट कर रहे थे उसमें किसी और का नाम आ रहा था, तो ये भी अब कहा गया कि QR कोड ये किसके नाम का है, इस बात को भी वहाँ पर दिखाया जाए। तो अब ये मुद्दा, इसको एक चैलेंज किया गया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि कांवड़ मार्ग पर जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति एक दिखाई पड़ रही है, वहाँ कांवड़ियों के मारपीट करने की, दूसरे लोगों से, किसी से वहाँ रास्ते में चलते हुए लोगों से, वो सब भी बहुत एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है कि आखिर ये किस तरह के कांवड़िए हैं, शिव भक्त हैं, जो लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। एक अभी ताज़ा तरीन घटना अभी आज सुबह की है, जिसमें कुछ एक महिला की स्कूटी लड़ गई किसी से, उसके साथ कांवड़िए मारपीट करने लगे। हाँ बिल्कुल, कांवड़िए मारपीट करने लगे और ये इस तरह की बहुत खबरें आ रही हैं कि महिलाओं के साथ बदसलूकी की, दुकानों में तोड़फोड़ की, इस तरह की बहुत। अच्छा, खाना खा लिया, पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि हमारी इस तरह की खबरें भी आई। और इन्हीं कांवड़ियों के जो है वो पैर धोने के लिए और फूल वर्षा करने के लिए सब प्रशासन को लगाया गया है। तो अब देखना ये कि ये हिंदू धर्म का ये अनिष्ट कर रहे हैं कि इसका जो है वो पुण्य कर रहे हैं, ये हिंदुओं को सोचने की आवश्यकता है समीर जी। जी बिल्कुल, और ये अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है उत्तराखंड सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को, दोनों को ही, क्योंकि कांवड़ मार्ग जो है हरिद्वार से और दिल्ली तक का, इसमें दोनों ही राज्य
आते हैं, बड़ा हिस्सा उसका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और इधर ओडिशा से भी बड़ी खबर आ रही है कानून व्यवस्था को लेकर। जिस तरह से तमाम राज्यों में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें गिरी हुई हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे वो दूसरे राज्य हो, ओडिशा में भी सरकार एक घिरी हुई है। वहाँ ताज़ा तरीन जो एक मामला है, एक महिला की मृत्यु हो गई है, उसको लेकर एक जो विपक्षी गठबंधन है उसने 17 जुलाई को बंद का आह्वान किया है, ओडिशा बंद का आह्वान किया। और उसको लेकर राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है और राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठाए हैं। वो लिखते हैं राहुल गांधी की, ओडिशा में इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत सीधे सीधे बीजेपी के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। उस बहादुर छात्रा ने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन न्याय देने की बजाय उसे धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, बार बार अपमानित किया गया। जिन्हें उसकी रक्षा करनी थी वही उसे तोड़ते रहे। हर बार की तरह बीजेपी का सिस्टम आरोपियों को बचाता रहा और एक मासूम बेटी को खुद को आग लगाने पर मजबूर कर दिया। यह आत्महत्या नहीं, सिस्टम द्वारा संगठित हत्या है। मोदी जी, ओडिशा हो या मणिपुर, देश की बेटियां जल रही हैं, टूट रही हैं, दम तोड़ रही हैं और आप खामोश बने बैठे हैं। देश को आपकी चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। भारत की बेटियों को सुरक्षा और इंसाफ चाहिए। ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने और इसको लेकर ओडिशा में विपक्षी गठबंधन ने बंद का आह्वान किया है 17 जुलाई को। हाँ, 17 जुलाई को बंद का आह्वान किया है। और ये घटना तो समझिए और ज़्यादा चिंतनीय इसलिए है कि जो जिस छात्रा ने आत्मदाह किया उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, वो भारतीय जनता पार्टी का जो छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उससे जुड़ी हुई थी जी। तो यानी कि विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई लड़कियां जो है वो भी सुरक्षित नहीं है बीजेपी के राज में। ये एक ज़्यादा चिंता का विषय है। और कल इसको लेकर वहाँ की जो कांग्रेस की विधायक हैं सोफिया फिरदौस और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा, उन्होंने भी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए थे। इसको लेकर समझिए जो भक्त चरण दास उड़ीसा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको हम लोग सुन सकते हैं कि वो क्या बता रहे हैं कि 17 जुलाई का जो उड़ीसा बंद का आह्वान किया गया है, तो भक्त चरण दास ने इसको क्या कहा उसको भी हम लोग सुन। बिल्कुल, ओडिशा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्त चरण दास को सुनते हैं। बताया उन्होंने कि 17 जुलाई को इस पर ओडिशा बंद का आह्वान किया गया है और इससे पहले वहां पर जो गठबंधन के सहयोगी दल है उनकी एक बैठक हुई, इसमें यह तय किया गया। सुनते हैं भक्त चरण दास को क्या कह रहे हैं। ये हम लोग कितने दिनों से कहते आ रहे हैं, वो बच्ची न्याय के लिए सबका दरवाजा खटखटाया, एफआईआर किया, एसपी को टैग किया, कलेक्टर को टैग किया, एजुकेशन सेक्रेटरी को टैग किया, एजुकेशन मिनिस्टर को टैग किया, सीएमओ को टैग किया, किसको नहीं कहा, यूनियन मिनिस्टर को टैग किया, लेकिन उसको न्याय मिला नहीं। बार बार प्रिंसिपल से अपील किया। उस दिन भी प्रिंसिपल के गया था, उस दिन प्रिंसिपल ने रोक ठोक उसके साथ जो मिसबिहेव किए, उसके साथ गलत बर्ताव किए, उसी से वो सह नहीं पाया। और उसने क्या किया, अपनी एमएलए के पास गए, एबीवीपी का बच्ची थी, अपनी एमएलए के पास गई, एमएलए ने उसको जस्टिस नहीं दे पाया। एमएलए आके सीएम के साथ बैठ सकता था, उसको न्याय दिला सकता था, क्यों नहीं दिलाया, क्यों नहीं बैठा। एमपी लाइटली लिया मैटर को, खाली एसपी को फोन कर दिया हूं बोल के एमपी वो सफाई दे रहे हैं। और उनका ड्यूटी नहीं था, जब तक उसको न्याय नहीं मिले तब तक वो कदम उठाना चाहिए। उनका चाहिए था वो सीएम पास, होम मिनिस्टर के पास बैठ के उनको दंड देने का। अगर वो लोग एक्शन लिए होते, थोड़ा सा भी एक्शन लिए होते, तो बच्ची का सुसाइड करने का, इस तरह की घटना होने का कोई आवश्यकता नहीं थी। कोई नहीं सुना तो उसने एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया, वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसने उसे छोड़ा, पूरे राज्य में वो चला गया है, लेकिन सरकार का कान जागा नहीं, कि सरकार उसमें जागे नहीं, सरकार समझे नहीं कि हमारी जिम्मेदारी है। क्यों, कौन लगता था उनका वो एचओडी और प्रिंसिपल कौन है उनके, वो भी उनके एपीबीबी के कैडर थे। और एक फंक्शन में वो दोनों थे जिस फंक्शन में उनको अवार्ड किया गया था दोनों को, उस फंक्शन में वो बच्ची भी वहां पे थी। तो ये सारा सबूत होता है कि उनको बचाने के लिए, एचओडी और प्रिंसिपल को बचाने के लिए आपने उस बच्ची का जान ले लिया। आप अपराधी हैं, आप किलर हैं, आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए हमने रेजिग्नेशन मांग किया है। एजुकेशन मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, ये तीनों का रेजिग्नेशन होना चाहिए। और ये एमपी और एमएलए और मिनिस्टर को, तीनों को उनकी पार्टी दंड देना चाहिए, उनको पार्टी से निकालना चाहिए। अगर ये लोग, इसीलिए हम ये मांग लेके हमने उड़ीसा बंद का कॉल दिया है 17 तारीख को। 17 तारीख को उड़ीसा बंद कल हो गया है। सारे बंद
को समर्थन करने के लिए हम सभी वर्गों को अपील करते हैं। ड्राइवर एसोसिएशन, मर्चेंट एसोसिएशन, एम्प्लॉय एसोसिएशन जितना भी है, श्रमिक एसोसिएशन जितना भी है, सारे जनता को, राज्य भर की जनता को, और हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं, विद्यार्थियों को अपील करते हैं, आज कॉलेज बंद करें और प्रोटेस्ट करें, और शाम को हर टाउन में कैंडल जला के उस बच्ची की आत्मा। तो ये भक्त चरण दास हैं, बिहार ओडिशा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि उस छात्रा ने उसको सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ा, और एबीवीपी की खुद थी, अपने विधायक के पास गई, विधायक से शिकायत की, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तब उसको ये काम करना पड़ा, ये कदम उठाना पड़ा। बहुत गंभीर मुद्दा है, और इसी पर अब जो विपक्षी गठबंधन है उसने 17 जुलाई को बंद का आह्वान किया है, ओडिशा बंद का आह्वान किया है। ये बता रहे थे भक्त चरण दास। और सुरेश पाणिग्रही हैं, सीपीआई-एम के नेता, उन्होंने भी इसको लेकर कुछ कहा है, उनको भी सुन लेते हैं। और इसमें पूरा विपक्षी गठबंधन, उससे बंद को का आह्वान किया गया है विपक्षी गठबंधन की ओर से, यही बात वो कह रहे हैं। सुनते हैं सुरेश पाणिग्रही को क्या कह रहे हैं। This is Suresh Panigrahi, CPIM State Secretary, speaking. Today United Opposition resolved that there will be Odisha bond on 17th July. We console the family of the victim girl. The victim girl appealed. The government of Odisha, the local MP, the local MLA, principal, district collector, district SP, and the higher education minister of the state and center, nothing happened. This is the state of affairs of our government. We strongly demand there should be judicial inquiry to the entire incident. We strongly demand the higher. तो जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं सुरेश पाणिग्रही, सीपीएम के नेता हैं, और बहुत गंभीर घटना है जो इस तरह से ये घटना हुई है। तमाम जगहों पर शिकायतों के बावजूद सुनी नहीं गई, उस छात्रा की शिकायत कहीं नहीं सुनी गई, और न ही किसी ने संज्ञान लिया, जबकि वो उसी पार्टी सिस्टम की छात्रा थी, एबीवीपी से जुड़ी हुई थी। हाँ, और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए है कि जो केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो उड़ीसा से ही आते हैं, और उससे भी छात्रा ने शिकायत की थी। इसके बावजूद सोचनीय, और आज सबसे ज़्यादा बौखलाए हुए जो दिख रहे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान दिख रहे हैं। राहुल गांधी के ट्वीट पर बहुत अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, और चूंकि अब निशाने पर सीधे सीधे वही है कि जो उनसे भी शिकायत की गई थी, उसके बाद उस छात्रा को न्याय नहीं मिला, और जबकि उनके सिस्टम की छात्रा थी वो। तो ये बड़े सवाल उठे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि अच्छा, ये आरोप हमेशा लगते रहते हैं समीर जी कि भारतीय जनता पार्टी यौन अपराधियों के समर्थन में हमेशा खड़ी रहती है, वो चाहे अंकिता भंडारी का मसला रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हाथरस का मसला रहा हो, चाहे कुलदीप सेंगर वाला मसला रहा हो, चाहे चिन्मय वाला हो। ये विपक्ष के आरोप लगते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यौन अपराधियों पक्ष में खड़ी रहती है, चाहे वो पहलवान लड़कियों का मसला हो। तो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष की तरफ से लगातार लगते रहते हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर समीर जी जो है वो पहलगाम वाले मसले को लेकर, जिसकी हम लोगों ने कल चर्चा भी की थी, और उस पर आज कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जी बिल्कुल, पहलगाम को लेकर कल ही हम लोगों ने चर्चा की थी कि वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया एक इंटरव्यू में कि वहां जो सुरक्षा में चूक हुई थी उसकी जिम्मेदारी उन पर है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि उस जिम्मेदारी हम ले रहे हैं और उस पर हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने करीब 2-3 महीने के बाद ये बात स्वीकार की है कि हमारी जिम्मेदारी थी और सुरक्षा में अगर चूक हुई। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उन पर कहा भी कि ये दिल्ली में कुछ बड़े लोगों को बचाने के लिए जिम्मेदारी 3 महीने बाद उन्होंने ये ली है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जिस पर लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। एक बार सुनते हैं क्या कह रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पहलगाम के मुद्दे को लेकर, और बता रही हैं कि 85 दिन हो गए हैं, यानी करीब 3 महीने हो गए हैं, अब तक वहां पर जिन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया था पहलगाम में, उनकी पहचान तक नहीं हो पाई है। पकड़े जाने की बात तो दूर की बात है। आज पहलगाम आतंकी हमले को 85 दिन हो गए, 85 डेज, लेकिन आज भी उन दुर्दांत आतंकवादियों में से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, और संभवतः उनकी शिनाख्त भी नहीं हुई है। इस दौरान हमारी सूरवीर सेना के उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बिना लाग लपेट के वो बात कही जो राहुल गांधी जी पहले कह चुके हैं। हमारे उपसेना प्रमुख ने
साफ शब्दों में कहा कि जब हम पाकिस्तान को सबक सिखा रहे थे तो पाकिस्तान अकेला नहीं था, हम पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी लड़ रहे थे। फ्रंट पाकिस्तान था, पीछे पूरा चीन का बंदोबस्त था। और यही वो बात है जिसके लिए राहुल गांधी जी ने देश के संसद में और उसके बाहर इस सरकार को आगाह किया था। इसकी नजरअंदाजी हुई और उसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। और उपसेना अध्यक्ष ने तो यह भी कहा कि इस पूरे ऑपरेशन में हम 3 दुश्मनों से लड़ रहे थे, जिसमें से चीन एक था, और चीन ने पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स दिए, रियल टाइम इंटेलिजेंस दी। तो यहाँ पर ये कह रही हैं और ये भी कह रही हैं कि उस समय जब ये एक सेना के बड़े अधिकारी ये बात कह रहे हैं, उसके बाद हमारे विदेश मंत्री चीन गए हुए हैं। तो बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन ये कि अब इतने चीन ही नहीं गए हुए समीर जी। अभी तक खबरें चल रही थी कि शी जिनपिंग का तख्ता पलट हो गया, शी जिनपिंग गायब हैं। शी जिनपिंग का जो फोटो आया है वो बताया जाता है कि एस जयशंकर के साथ ही आया है, यानी बताने के लिए कि शी जिनपिंग हैं, बाहयात हैं और वो राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो शी जिनपिंग का फोटो जो है जयशंकर साहब के साथ ही आया है। जी बिल्कुल। और उसको लेकर पहलगाम की घटना पर जो सवाल उठा रही हैं सुप्रिया शेनेत, और ये बार बार ये पूछा जा रहा है कि आखिर जिन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया, आखिर उनकी पहचान अब तक क्यों नहीं हुई, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया। और अभी तक इसको बहुत सारे सवाल जो ऑपरेशन सिंदूर और फिर सीज फायर पर जो सवाल हैं वो तो बने ही हैं। लेकिन अमलेंदु जी, ये भी नहीं कहा जा सकता कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर है। कल हम लोगों ने देखा कि सीधे मुख्यमंत्री को ही सुरक्षा बल किस तरह से धकेल रहे थे, और सुरक्षा बल मुख्यमंत्री को धकेल रहे थे। और ये समीर जी 78 सालों में पहली बार है, ये मतलब जो पहली बार का रिकॉर्ड है ना वो बनता जा रहा है कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री जो है उसको उसी की राज्य की पुलिस रोक रही है इस तरीके से, यानी उस जैसे अपराधियों को रोका जाता है उस तरीके से रोक रही है। वो मुख्यमंत्री जो है वो दीवार फांद के जा रहा है। ये और खुद ट्वीट करके लोग ये बता रहे हैं पब्लिक डोमेन में इस बात को कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जी, और ये बता रहे हैं। और इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, इस पर आपत्ति जताई, विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी इस पर आपत्ति जताई। और मसला क्या है? मसला ये है कि चूंकि उमर अब्दुल्ला थे उन लोगों को श्रद्धांजलि देने गए थे जिन्होंने वहाँ के महाराजा के खिलाफ जो था वो आंदोलन किया था आज़ादी के लिए, तो आज़ादी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने गए थे। और चूंकि वहाँ के महाराजा के पुत्र और उनके पौत्र जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो इसलिए वो ना जाने पाए, तो इसलिए वहां रोकने की उनको मुख्यमंत्री को, मतलब मौजूदा मुख्यमंत्री को पुलिस रोक रही थी, क्योंकि पुलिस सीधे सीधे दिल्ली के अंदर में आती है, एलजी के अंदर में है, इसलिए एलजी पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। जी बिल्कुल। तो एलजी पहलगाम की घटना को तो नहीं रोक पाए, लेकिन मुख्यमंत्री को जरूर उन्होंने रोक लिया कि वो वहां स्वाधीनता संग्राम में शामिल लोगों को की शहादत को वो नमन करने गए थे। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जब मानसून सत्र शुरू होगा 22 जुलाई से, सरकार पहलगाम के मुद्दे पर बुरी तरीके से विपक्ष के निशाने पर होगी, क्योंकि अब तक विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया है। यहां तक यह भी मांग नहीं स्वीकार की गई कि एक बहुदलीय बैठक बुलाई जाए और उसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहें। ये सारी मांगे जो विपक्ष की है वो उसको दरकिनार कर दिया गया, स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन संसद में ये सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। एक बात और भी देखने में आ रही है अमलेंदु जी, जिस तरह से आक्रामकता के साथ बीजेपी के नेताओं ने बहुत सारी होर्डिंग्स और पोस्टर ऑपरेशन सिंदूर के लगाए थे और उसमें वो प्रधानमंत्री को सेना की वर्दी में और हेलमेट लिए हुए दिखाए थे, अचानक वो सारे होर्डिंग्स और पोस्टर्स फिर गायब हो गए। हाँ, वो फिर से एकदम गायब हो गए हैं समीर जी। और इसको एक तरीके से कहा जाए कि ये होल्डिंग वो पोस्टर्स जो हैं वो मिलने चाहिए थे, लेकिन वो सब जो है वो गायब होते दिखाई पड़ रहे हैं सीधे सीधे, ये एक तरीके से आ रहा है। और इधर समीर जी एक बड़ी मज़ेदार खबर जो है वो आ रही है, और मज़ेदार खबर ये है कि हमारे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जो हैं उनका एक चित्र वायरल हो रहा है संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ। और ये बताया जा रहा है कि जो है दोनों विकसित भारत के तो मतलब सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। प्रियांक खड़गे हैं कर्नाटक में मंत्री, उन्होंने एक चित्र जारी किया है, वो प्रभात प्रकाशन का कोई कार्यक्रम, उसमें मोहन भागवत सोफे पर बैठे हुए हैं और खड़े हुए जो हैं वो
देखिए ये चित्र है। ये चित्र हम लोग देख सकते हैं और प्रियांक खड़गे ने इस चित्र को टैग करते हुए लिखा है कि भारत के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, विकसित भारत के दो सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी, अमृत काल में वे आरएसएस प्रमुख के सामने ऐसे खड़े हैं जैसे सेनापति के सामने कार्यकर्ता। ये दलील क्यों? क्या आरएसएस एक गैर राजनीतिक संगठन है जैसा कि वो दावा करता है, या भाजपा का असली शक्ति केंद्र? उनकी फंडिंग संरचना इतनी अपारदर्शी और पारदर्शिता कानूनों के दायरे से बाहर क्यों है? और सबसे जरूरी सवाल, अगर ये इतना नेक सांस्कृतिक संगठन है जो देश नहीं बल्कि सभ्यता देगा, तो हम भाजपा नेताओं के बेटे बेटियों को कभी आरएसएस की शाखाओं में जाते क्यों नहीं देखते? ये तस्वीर हजार शब्दों से ज्यादा कहती है। ये तस्वीर उन्होंने तय की और खासकर उस समय ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है अमलेंदु जी, जब मोहन भागवत खुद कह चुके हैं कि 75 साल की उम्र के बाद पद छोड़ देना चाहिए, दूसरी पीढ़ी के लोगों को मौका देना चाहिए। हाँ बिल्कुल समझिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है तस्वीर। और ये तस्वीर जो सवाल उठा रही है कि आखिर मोहन भागवत तो एक जो कहा जाए कि गैर पंजीकृत संगठन जो है उसके प्रमुख हैं और उसको लेकर काफ़ी सारे सवाल उठते हैं, लेकिन अमित शाह और राजनाथ सिंह तो भारत सरकार के नंबर 2 नंबर 3 के जो मंत्री समझे जाते हैं वो हैं। तो ये आखिर एक गैर सरकारी व्यक्ति के सामने उठकर क्यों खड़े हुए हैं? भाई राष्ट्रपति के सामने आप खड़े होते, प्रधानमंत्री के सामने खड़े होते तो समझ में आता था, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति के सामने जिसका कोई संवैधानिक पद नहीं है, जो एक पंजीकृत संगठन भी नहीं है, उसका प्रमुख है, उसके सामने आप खड़े हैं, तो आप इसका मतलब भारत सरकार की तौहीन कर रहे हैं और जो संविधान की आपने शपथ ली है उस संविधान का भी आप अपमान कर रहे हैं, ये समझा सकता है। प्रियांक खड़गे यही सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप निर्वाचित सरकार के प्रतिनिधि हैं, सीनियर व्यक्ति हैं और आपने संविधान की शपथ ली है। ये तस्वीर इस तरह से अगर आती है तो वो सही नहीं है, क्योंकि मोहन भागवत किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। ये सवाल उठाया है प्रियांक खड़गे ने, लेकिन जिस तरीके से ये संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते हैं विपक्षी दलों की ओर से कि संविधान को मानती नहीं, संविधान का आदर नहीं करती, संविधान को बदलने की और संविधान को समाप्त करने की मंशा रखती है, ऐसी ही तस्वीरें उन विपक्ष के इन आरोपों को पुष्ट भी करती हैं अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, इसलिए विपक्ष को आरोप लगाने का मौका मिलता है, और मौका क्या मिलता है, आप खुद जो है उसको विपक्ष के आरोपों को सच साबित करते हैं। अब जिस तरीके से हाथ बांधे हुए अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी खड़े हुए हैं और मोहन भागवत जी बैठे हुए हैं पैर फैलाए हुए, चप्पल उतारे हुए, तो आप मतलब ये तो तौहीन है। इसको तो लेकर मुझे लगता है राष्ट्रपति को इस पर एक्शन लेना चाहिए इन दोनों मंत्रियों के ऊपर कि आप ये तो भारत सरकार के मंत्री की आप जो इस तरीके से तौहीन क्यों कर रहे हैं। अब भाई उनका अपना मसला है कि किसी के सामने भी खड़े हो, हमें क्या है समीर जी, हम तो एक भारत के नागरिक होने के नाते चाहते हैं कि भारत के किसी मंत्री का अपमान ना हो, लेकिन अगर मंत्री खुद अपमान कराने पर तुला हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? नहीं बिल्कुल, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत ये सारी चीज़ें आपत्तिजनक हैं और यही आपत्ति उठाई है प्रियांक खड़गे ने। मिनिस्टर हैं कर्नाटक में, कांग्रेस के नेता हैं, और ये सारी चीज़ें। और इधर जो चुनाव आयोग की जिस तरीके से मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहा है, गहन पुनरीक्षण बिहार में, उस गहन पुनरीक्षण की जो ज़मीनी तस्वीर आ रही है वो बहुत ही भयावह है और सीधे सीधे ये दिखाई पड़ रहा है कि कैसे पूरी व्यवस्था को मजाक बनाकर रख दिया है चुनाव आयोग ने, और यही आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। अब देखना है इस पर चुनाव आयोग कितनी जल्दी अपना जो टारगेट है वो पूरा कर लेता है, लेकिन इस तरह की खबरें आती रहेंगी क्योंकि ज़मीन पर सच्चाई कुछ अलग ही है। जिस तरह से फॉर्म लिए जा रहे हैं, जिस तरह से फॉर्म भरे जा रहे हैं, फिर उनको अपलोड किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि पूरी इस प्रक्रिया में कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है। रहेंगी इन सब पर हमारी नज़र, और भी जो अपडेट्स होंगे आपको हम बताएंगे। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।